नमस्कार दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हम आज जानेंगे। मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक स्वरूप हैं और मध्य प्रदेश कितने भौगोलिक भागों में विभक्त है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत 3 वर्गों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को। पहला देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा देखते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा देखते हैं पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठारों को शामिल किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठारों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। पहला आएगा मध्य भारत का पठार, दूसरा आएगा मालवा का पठार, तीसरा आएगा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और 5वां नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत तीन भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत 5 पठारों को देखें और दूसरा रहेगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा रहेगा अपना पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार हो गया और सतपुड़ा मैकल श्रेणी 6वां पठार होगा और पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में विभक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र है और 7 भौगोलिक भागों को हम मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत दर्शाए हैं। तो पहला पठार है हमारा मध्य भारत का पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहला पठार आएगा हमारा मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार देखिए आप, यहाँ पे मध्य भारत का पठार कुछ इस तरह है। यहाँ चंबल क्षेत्र पड़ जाएगा और ये नीमच मंदसौर होते हुए यहाँ पे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर का कुछ क्षेत्र पड़ेगा, दतिया का कुछ क्षेत्र पड़ेगा, शिवपुरी का कुछ क्षेत्र पड़ेगा, गुना का कुछ क्षेत्र पड़ेगा। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ये भाग मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात करेंगे मालवा का पठार। दूसरे नंबर के पठार की बात करेंगे तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। मालवा के पठार के अंतर्गत मालवा के सबसे बड़े जिले इंदौर, उज्जैन सबसे बड़े जिले मालवा के सबसे बड़े जिले हैं और जनसंख्या में भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सबसे बड़े जिले हैं इंदौर और उज्जैन जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इस प्रकार मालवा के पठार के अंतर्गत ये जिले आते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे नंबर के पठार की। तो तीसरे नंबर का पठार है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे आएगा। बुंदेलखंड का पठार यहाँ दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, दमोह का कुछ भाग भी आएगा इसमें, आंशिक रूप से दमोह का भी भाग आएगा। टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर के कुछ भाग बुंदेलखंड के पठार में शामिल किए जाएंगे। अब चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का पठार है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की बात करें अपन तो इसकी स्थिति यहाँ पे आएगी। रीवा पन्ना का पठार जो हमारा आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रीवा पन्ना के पठार आएगा। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत रीवा, पन्ना और सतना जिलों को इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करेंगे हम 5वें नंबर के पठार की। तो हमारे 5वां नंबर का पठार है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ऐसा पठार है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार है। नर्मदा सोन घाटी जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पे मानचित्र की अवस्थिति के अंतर्गत उसको दर्शाया गया है। ये दूसरे नंबर का पठार है, हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। अब रह गया हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये जो 6वें नंबर का पठार है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जिसके अंतर्गत यहाँ पे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा के कुछ जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम 7वें नंबर के पठार की। तो 7वें नंबर का पठार है हमारा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी में पड़ता है और यह मध्य प्रदेश का 7वें नंबर का यानी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार होता है। देखिए मैप में इसकी अवस्थिति यहाँ पे है। अब हम इसकी क्रमवार बात करेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा पठार बड़ा है और कौन सा पठार सबसे छोटा है। तो पहला हमारा सबसे बड़ा पठार होगा मालवा का पठार। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। क्रम से यहाँ पे लिखा गया है, मालवा का पठार है, दूसरा नर्मदा सोन घाटी है, तीसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, चौथा है मध्य भारत का पठार, 5वां रीवा पन्ना का पठार,
छठवां बुंदेलखंड का पठार और सातवां बघेलखंड का पठार। तो हम क्षेत्रफल के आधार पर देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर मैप में क्षेत्रफल के आधार पर पठारों की स्थिति को दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत हमने पठारों के बारे में देखा गया था। अब पठारों के बारे में हम थोड़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पठार पड़ता है मालवा का पठार पड़ता है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार पड़ता है, जिसकी अवस्थिति यहाँ पे है। मालवा के पठार के बारे में जानकारी देखेंगे कि इसका उपनाम क्या है, क्षेत्रफल क्या है, जिले कौन सी है, फसल कौन सी है, नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती है, जलवायु कैसी है, कृषि कैसी है और जनजातियां कौन सी पाई जाती है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम मालवा के पठार के बारे में। मालवा के पठार के बारे में देखते हैं तो पहले देखते हैं हम इसका उपनाम। इसका उपनाम क्या है? तो मालवा के पठार का उपनाम है अन्न का भंडार या गेहूं का दलिया। मालवा के पठार के दो उपनाम हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादन के कारण इसको गेहूं का दलिया बोला जाता है, और अन्न का भंडार, जैसे सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन होता है और गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है, इस वजह से इसे अन्न का भंडार भी कहा जाता है। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28.62% पर इसका विस्तार है। 28.62% तक विस्तृत है। अब जिले की बात करेंगे तो जिला जो देखते हैं मालवा के पठार में, जिला जो देखते हैं 18 जिले पूर्णतः आंशिक, यानी कुछ जिले इसमें पूरे के पूरे शामिल कर दिए जाते हैं और कुछ जिले इसमें आधे शामिल होते हैं। पूरे कुछ जिले जो पूर्णतः शामिल होते हैं और कुछ जिले आंशिक तौर पे शामिल होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? अब बात करते हैं हम इसके निर्माण की, मालवा के पठार की। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो मालवा का पठार जो है ये ज्वालामुखी अपरदन और दक्कन ट्रेप के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के अपरदन और दक्कन ट्रेप के अपरदन से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ की नदियों की। तो यहाँ कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। प्रमुख नदियों में देखेंगे हम कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो हम सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ी नदी आती है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी सबसे बड़ी नदी आती है। फिर क्षिप्रा नदी आती है, पार्वती, काली सिंध और बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी जो मुंह के जानापा से निकलती है, और क्षिप्रा बिंदु से निकलती है, पार्वती सीहोर से निकलती है, काली सिंध सीहोर से निकलती है, और बेतवा निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। तो प्रमुख नदियों में देखेंगे चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध और बेतवा। तापमान की बात करेंगे तो तापमान मालवा क्षेत्र का, मालवा के पठार का तापमान कितना है? तो तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 10 से 12 डिग्री न्यूनतम तापमान है। अब वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा की बात की जाए तो वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है। वर्षा होती है 125 से 75 सेंटीमीटर, 125 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र वन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मतलब जंगलों की संख्या बहुत कम है। उज्जैन ऐसा जिला है जहां पर वन एक भी नहीं है, 0.59% लगभग यहाँ पे वन पाया जाता है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो वन विहीन जिला है। वन विहीन जिला मतलब जहां एक भी वन नहीं पाए जाते। तब बात करेंगे हम इसके नाम की। इसका नाम कैसे पड़ा, मालवा का नाम कैसे पड़ा? तो एक मालवा में मालव जाति निवास करती थी। मालव जाति के नाम पर ही मालवा के पठार का नाम मालवा पड़ा। अब इसकी बात करेंगे जलवायु कैसी है यहाँ की? समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। चीनी यात्री थे हमारे, एक चीनी यात्री फाहियान ने जो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब बात करेंगे यहाँ की मिट्टी की। यहाँ की मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ की ज्वालामुखी अपरदन क्रिया के कारण यहाँ निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी अपरदन और दक्कन ट्रेप की क्रिया के कारण यहाँ पे इस पठार का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे खनिज की। तो खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है तो खनिज भी पाए जाएंगे यहाँ पे। ज्वालामुखी उद्गार के समय खनिज निकलेंगे तो खनिज कौन से जिले में पाए जाएंगे? खनिज जो पाया जाएगा झाबुआ, अलीराजपुर जिलों के अंतर्गत खनिज पाए जाएंगे। खनिजों में क्या रॉक फॉस्फेट आता है और एक एस्बेस्टॉस। रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टॉस दो खनिज हैं जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत झाबुआ जिले से प्राप्त होते हैं हमको। फसल की बात करेंगे तो सोयाबीन, गेहूं और कपास।
सोयाबीन, गेहूं और कपास। कपास जो है काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसके कारण हम काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। सोयाबीन, गेहूं और कपास का उत्पादन होता है। सोयाबीन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है और गेहूं के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पे जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति है मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, धार का जो क्षेत्र पड़ता है, भड़वानी का, ये मध्य प्रदेश के जिले में भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में भील जनजाति ही पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो। अब सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करेंगे तो मालवा क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो मालवा क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी है सिगाल चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। अब दूसरे पर्वत चोटी की बात करें तो जानो पाव पर्वत चोटी पड़ती है और तीसरी पड़ती है खजारी पर्वत श्रेणी, खजारी पर्वत चोटी। तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत 3 सर्वोच्च पर्वत चोटी हैं, सिगार चोटी, जाना पाव चोटी और खजारी चोटी। अब बात करेंगे हम दूसरे बड़े सबसे पठार की, तो है अपना नर्मदा सोन घाटी का पठार। नर्मदा सोन घाटी के पठार के अंतर्गत देखते हैं हम कौन कौन सी जानकारियां। तो पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश के भूभाग के अंतर्गत 26% भूभाग जो पड़ता है नर्मदा सोन घाटी का पड़ता है, इसलिए मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। जिले की बात की जाए तो 15 जिले इसके अंतर्गत पूर्णतः व आंशिक शामिल होते हैं। पूर्णतः मतलब कुछ जिले पूरे शामिल होते हैं, कुछ जिले आधे तौर पर या आंशिक तौर पर शामिल होते हैं। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसका भी निर्माण दक्कन ट्रेप व ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया के द्वारा नर्मदा सोन घाटी का भी निर्माण हुआ है। और नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण की बात करें तो धारवाड़ और गोंडवाना शैल समूह के अपरदन के कारण भी इसके दक्षिण का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रेप और ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ ही है, लेकिन गोंडवाना शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह के अपरदन या अपरदन के कारण भी इसका नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ है। अब इसकी बात करेंगे हम नदियां की, तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है, कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती है नर्मदा सोन घाटी की बात करेंगे तो नर्मदा प्रमुख नदी है यहाँ की। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और उसकी 39 जो नदियां हैं, 39 नर्मदा की जो 39 सहायक नदियां हैं नर्मदा सोन घाटी से प्रवाहित होती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। इसकी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा, जो नर्मदा सोन घाटी के पठार से प्रभावित होती है। अब बात करेंगे तापमान की, तो इसका तापमान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात करेंगे इसकी वर्षा की, तो नर्मदा सोन घाटी में जो वर्षा है, वर्षा कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो यहाँ पे बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी में पठारी क्षेत्र है, ऊपर में पड़ता है विंध्य श्रेणी समूह, नीचे में पड़ता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ वर्षा है 70 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। बात करेंगे इसकी जलवायु की, तो यहाँ की भी जलवायु मालवा के पठार की जलवायु की तरह समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार की तरह यहाँ पे भी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ बात करेंगे यहाँ की मिट्टी की, तो नर्मदा नदी के प्रभावित होने के कारण जो कछारी क्षेत्र पड़ता है, कछार में काली मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो नर्मदा सोन घाटी में भी काली और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और उसके साथ कंकरेली मिट्टी भी पाई जाती है। अब बात करेंगे वन की, तो नर्मदा सोन घाटी में 25% भूभाग पर वन पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी में 25% भूभाग पर वन पाया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे खनिज की, तो खनिज मध्य प्रदेश के नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत खनिज है। खनिज में हमको संगमरमर मिलता है जो जबलपुर जिले के अंतर्गत आएगा, जबलपुर में मिलता है संगमरमर। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट अनूपपुर जिले में मिलेगा। और तीसरा जो खनिज है हमारा टंगस्टन हमको मिलेगा होशंगाबाद जिले में। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत पहला पठार के अंतर्गत देखिए मालवा का पठार, दूसरा पठार देखिए हम नर्मदा सोन घाटी का पठार। अब तीसरा पठार देखेंगे हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।